न्यूक्लियस चैप्टर का पहला लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें अपन ने ये देखा था कि न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका मास क्या होता है, उनका चार्ज क्या होता है, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप उसे देखें, उसके बाद आप इस नेक्स्ट लेक्चर पर आए। तो अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। अगला टॉपिक है मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस जो है वो कितने तरह के होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पहला न्यूक्लियस मैं लूंगा, पहला जो टाइप है वो लूंगा मैं, वो है आइसोटोप्स। पहला मेरा टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में आपने बहुत छोटी छोटी क्लासेस में 8th में 9th में 10th में 11th क्लास एटलीस्ट वहां तक आपने पढ़ा है कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स अपन बात करें तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। यानी कि अगर अपन बात करें एटॉमिक नंबर ना बोलकर अपन बोले कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, क्योंकि अपन एटम के बारे में तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो अपन बात करें जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको अपन आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपन बात करें 6C12 एंड 6C13, यहां पर दो मैंने आपको कार्बन के आइसोटोप्स लिए हैं। कार्बन के यहां पर आइसोटोप्स है, देखिए आपने यहां पर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है नीचे जो बिल्कुल सेम है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, लेकिन ऊपर आप देखिए 12 और 13, इसका मास नंबर 12 है और इसका मास नंबर 13 है। ऐसे एलिमेंट जो है, ऐसे एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, और भी है 1H1, 1H2 और 1H3, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो इस तरीके से आइसोटोप्स का मतलब हो गया कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं जबकि मास नंबर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा एक चीज और मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं इस हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को अगर और अच्छी तरह एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं आप देखूंगा इसमें प्रोटॉन कितने हैं, एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, लेकिन आप देखिए इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें 0 है, 1 - 1, 2 - 1, इसमें 1 है एंड 3 - 1 इसमें 2 है। तो आइसोटोप्स के डेफिनेशन को अगर मैं न्यूक्लियॉन्स के हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई भी एटम के वो 3 फॉर्म या 2 फॉर्म या 4 फॉर्म या डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो अलग अलग होती है, एंड दैट एलिमेंट्स आर कंबाइंडली नोन एज आइसोटोप्स, और उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं आइसोटोप्स के बाद अगला जो अपना टॉपिक है वो है आइसोबार्स। तो सेकंड पार्ट जो है न्यूक्लियॉन के टाइप्स का, आइसोबार्स। तो देखिए आइसोबार्स का मतलब हो गया कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो रहते हैं डिफरेंट जबकि मास नंबर जो है वो होता है सेम। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। आइसोटोप्स में जस्ट उल्टा है, आइसोटोप्स के अंदर मास नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट था जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है तो नॉर्मल सी बात है अलग अलग एलिमेंट ही होंगे। तो 6C14 और 7N14
इन दोनों को आप गौर से देखिए, इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इसमें 6 है, इसमें 7 है, लेकिन इसमें अगर मास नंबर की बात करें तो 14 है, और इसमें भी मास नंबर की बात करें तो वो 14 है। यानी कि ऐसे दो एलिमेंट्स, ऐसे दो डिफरेंट एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होने के साथ साथ उनका मास नंबर सेम होता है, उन्हें अपन आइसोबार्स कहते हैं। क्लियर, ये आइसोबार्स होते हैं। आइसोबार्स के और भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं, 1H3 और 2He3, ये हाइड्रोजन है और वो हीलियम है। देखिए प्रोटॉन इसमें भी एक है और इसमें 2 है, लेकिन मास नंबर इसमें भी 3 है और मास नंबर इसमें भी 3 है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको क्या पता लगा कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं जबकि मास नंबर सेम होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है इसका आइसोबार्स के बाद, वो है आपका आइसोटोन्स। थर्ड है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, देखिए यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, चाहे प्रोटॉन और बाकी की चीजें सेम हो या ना हो, अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे अपन बात करते हैं 6C14, इसमें आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 14 - 6 यानी कि 8। अब आप एक ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 हो, तो अपन बात कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो तो 7n15 की, 7n15 में आप देखिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 15 - 7 यानी कि 8 है। यानी कि ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। तो 3 तरह के न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको अभी इस लेक्चर में समझाया है। पहला होता है आइसोटोप्स, यानी कि उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। दूसरा होता है आइसोबार्स, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट एंड मास नंबर सेम। और थर्ड होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोन्स, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस तरीके से आइसोटोप। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि अबंडेंस। आइसोटोप जो है वो नेचर में कितने % पाए जाते हैं, उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। कैसे पूछा जाता है देखिएगा, मान लो कि एक आइसोटोप्स है ए, एक आइसोटोप्स है ए, मतलब एक एलिमेंट है ए, सॉरी एक एलिमेंट है ए, तो उसके 2 आइसोटोप्स हैं मान लो, या 3 आइसोटोप्स मान लो। एक आइसोटोप्स का नाम है A1, एक आइसोटोप्स है A2 और एक आइसोटोप्स है A3। ये उनके मास है, ये क्या है, उनके मास। यानी कि एक एलिमेंट का मास A1 है, एक एलिमेंट का मास A2 है और एक एलिमेंट का मास A3 है। ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो आइसोटोप्स है, इसकी परसेंटेज X1 है और इसकी परसेंटेज X2 है और इसकी परसेंटेज X3 है। क्लियर? तो एवरेज मास अगर निकाला जाए, ये जो आइसोटोप्स है इनका एवरेज मास अगर निकाला जाए तो एवरेज मास निकालने का फॉर्मूला होता है A1X1 प्लस A2X2 प्लस A3X3 और नीचे आएगा टोटल क्वांटिटी उनकी कितनी है, X1 प्लस X2 प्लस X3। यहां पे A1 A2 A3 क्या है, यहां पर A1 A2 एंड A3 क्या है, A1 A2 A3 है यहां पर मास ऑफ आइसोटोप्स, और X1 X2 X3 क्या है यहां पर, एबंडेंस। एबंडेंस मींस होता है उनकी मात्रा, उनकी क्वांटिटी, उनकी परसेंटेज। तो इस तरीके से अपन कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर लेता हूं, उसको समझने की कोशिश करना आप। क्वेश्चन है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स आपको दिए गए हैं, 17Cl35
एंड आपको एक और दिया हुआ है 17 क्लोरीन 37। द एटॉमिक मासेस ऑफ दीज आइसोटोप्स आर, इसका मास दिया हुआ है आपको 34.97 और इसका मास आपको दिया हुआ है 36.97। क्लियर? इफ द एवरेज एटॉमिक मास, और आपको इसमें एवरेज एटॉमिक मास जो है वो भी गिवन है, और एवरेज एटॉमिक मास गिवन है आपका 35.46 AMU, ये भी AMU में गिवन थे। फाइंड द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप प्रेजेंट इन द क्लोरीन। तो आपसे इसकी अबंडेंस मान लो X1 है और इसकी अबंडेंस मान लो X2 है, वो आपसे पूछिए। क्लियर? तो ये कह रहा है कि नेचर में दो ही तरह के क्लोरीन के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, तो इतनी कॉमन सेंस हमारे अंदर होनी चाहिए कि X1 प्लस X2 की टोटल परसेंटेज मिला के 100 होगी। क्लियर? तो यहां पर अपन जानते हैं फॉर्मूला, ये इसका A1 हो गया, ये यहां पर A2 हो गया, एंड वी नो दैट कि A1 X1 प्लस A2 X2 अपॉन X1 प्लस X2 बराबर एवरेज A। क्लियर? तो यहां पर देखिए A1 की जगह रखूंगा मैं 34.97 और ये जो X1 है इस X1 की जगह में X1 ही रख दूंगा, प्लस A2 की जगह रखूंगा मैं 36.97 और X2 की जगह में रखूंगा 100 माइनस X1 अपॉन, क्योंकि यहां से मैंने X2 की वैल्यू कितनी निकाल ली 100 माइनस X1। क्लियर? और X1 प्लस X2 को मैं नीचे रखूंगा 100। मैं मल्टीप्लाई करूंगा 34.97 इंटू X1 प्लस 37.97 इंटू 100 माइनस 36.97 इंटू X1 अपॉन 100 और बराबर में क्या रखूंगा मैं, बराबर में रखूंगा 35.46। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेडियो एक्टिविटी, यानी कि अब अपन इस चैप्टर के एक फेज से बाहर निकलते हैं और दूसरे फेज की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। अपन ने अब तक इस न्यूक्लियस के चैप्टर में जो जो चीजें पढ़ी वो सारा न्यूक्लियस का एक इंट्रोडक्शन था, यानी कि हमने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनकी खोज कैसे हुई, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनका N/P रेशो 1.5 से अगर ज्यादा होता है तो वो न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबिलिटी शो करता है। क्लियर? न्यूक्लियस कितने तरह के होते हैं और अबंडेंस क्वांटिटी को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं एक नया फेज, नई चीज एक बिल्कुल, जिसको अपन बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। तो आप सबसे पहले 5 मिनट मेरी बात पूरी रेडियो एक्टिविटी की सुनेंगे ध्यान से। अगर आप इस चीज को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा चैप्टर मस्त समझ में आएगा। रेडियो एक्टिविटी एक्चुअल में क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी केवल और केवल न्यूक्लियस ही शो कर सकता है, न्यूक्लियस ही शो कर सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल न्यूक्लियस शो कर सकता है, एटम का वो न्यूक्लियस ही शो कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स का इस रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना में कोई भी किसी भी प्रकार का रोल जो है वो नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स इस तरीके के होते हैं जिनका N/P रेशो 1.5 से ज्यादा होता है। तो उनका N/P रेशो अगर 1.5 से ज्यादा होता है तो वो अनस्टेबिलिटी शो करने लगते हैं, और इनस्टेबिलिटी जब वो शो करते हैं तो उनके अंदर से कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स और कुछ हार्मफुल रेडिएशंस अपने आप स्पॉन्टेनियसली इमिट होते रहते हैं, अपने आप निकलते रहते हैं। उनको निकालने के लिए अपन को कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करनी पड़ती है, लेकिन ये उन्हीं न्यूक्लियस के अंदर होता है जिनका N/P रेशो 1.5 से ज्यादा होता है। इट मींस यूरेनियम, थोरियम। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें से इस तरह के हार्मफुल पार्टिकल्स और रेडिएशंस इमिट होते हैं, और वो इतने हार्मफुल पार्टिकल्स और रेडिएशंस होते हैं कि वो इंसानों के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो उसमें से बाहर निकलते हैं और स्पॉन्टेनियसली इमिट होते रहते हैं, तब तक इमिट होते रहते हैं जब तक वो न्यूक्लियस कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाता। ऐसे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये जो फिनोमिना है उन पार्टिकल्स
और उन हार्मफुल पार्टिकल्स और उस रेडिएशंस के बाहर निकलने का जो ये फिनोमिना है, स्पॉन्टेनियसली जो फिनोमिना है, दैट फिनोमिना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। उसको अपन रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन कौन से पार्टिकल जो हैं जो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकलते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आपने ऑर्डिनरी ये चीज सुनी भी होगी कि वो पार्टिकल्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा पार्टिकल नहीं है, गामा रेडिएशन है। इस चीज को दिमाग में बिठाया। अल्फा इज द पार्टिकल, बीटा इज द पार्टिकल, बट गामा इज नॉट द पार्टिकल, गामा इज द रेडिएशन। तो अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों जो हैं उसमें से स्पॉन्टेनियसली इमिट होते रहते हैं, स्पॉन्टेनियसली इमिट होते रहते हैं। और इनको मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनको निकालने के लिए, न्यूक्लियस में से इनको बाहर निकालने के लिए किसी भी प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती है। काफी साइंटिस्ट ने इसको बहुत ही अलग अलग तरीके से बताया था। आपको ये पता होना चाहिए कि मैडम क्यूरी, अगर आपने नाम सुना हो, वैसे भी फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे आएंगे जहां पर क्यूरी के अपन बात करेंगे। मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड थे पीरी क्यूरी, जिन्होंने पोलोनियम जैसे कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को सर्च भी किया था और इसके लिए उन्हें 1903 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो चलिए अपने इतिहास को छोड़ते हैं। इतिहास तो आपको किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा, अपन चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिविटी इज अ फिनोमिना, न्यूक्लियर फिनोमिना, जो कि किस चीज से इमर्ज होता है कि कोई न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स और कुछ रेडिएशंस जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं वो बाहर निकलते हैं एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ। ये भी चीज आप इसमें नोट कीजिएगा, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ, बहुत एनर्जी लेकर भी निकलते हैं। और सीधी सी बात है यार, इन चीजों की जो लाइफ होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई यूरेनियम का पार्टिकल रखा हुआ है, यूरेनियम का एटम रखा हुआ है, उसके न्यूक्लियस में से कुछ पार्टिकल्स निकले और वो खत्म हो गया, नहीं। मैं आपको बता दूं कि इनकी जो लाइफ है वो करीब 3-3 लाख 4-4 लाख साल तक जो है वो चलती है। आप एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप देखें तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जापान के 2 शहर थे बहुत बड़े बड़े, एक हिरोशिमा था और एक नागासाकी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन के टाइम पे वहां पे कुछ एटम न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वहां पर फेंके गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर उसका जो यूरेनियम पार्टिकल्स जो थे उसके जो न्यूक्लियस है वो आज भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इसलिए वहां पर जो बच्चे जो पैदा होते हैं आजकल वो क्या कहते हैं, हैंडीकैप बच्चे पैदा होते हैं। यानी कि आप ये देखिए, इतने सालों के बाद भी, 1939 के आसपास की बात है ये, उस इतने सालों के बाद भी आज वहां पे वो यूरेनियम के पार्टिकल्स और उसे निकलने वाले अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स आज भी उस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इस पूरे चैप्टर के अंदर कि मतलब कैसे ये यूरेनियम जो है या फिर और भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं। तो अपन बात करें रेडियो एक्टिविटी के बारे में, तो रेडियो एक्टिविटी से आप ये समझ गए कि एक तो अल्फा, जिसका सिंबल ये होता है, एक बीटा जिसका सिंबल ये होता है, और एक गामा जिसका सिंबल ये होता है। अल्फा बीटा गामा, ये 3 तरह के, ये 2 पार्टिकल और एक रेडिएशन इमिट होते हैं। आपको बता दूं कि इस पे साइन पॉजिटिव होता है, इस पे साइन नेगेटिव होता है, और इस पे कोई साइन नहीं होता बिकॉज इट्स नॉट अ पार्टिकल, ये न्यूट्रल होता है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन यहां पर इमर्ज हो रहा होगा, वो क्या होगा कि सर ठीक है, अपन मानते हैं कि न्यूक्लियस में से सारी चीजें बाहर निकल रही हैं, लेकिन सर अल्फा पार्टिकल तो चलो न्यूक्लियस में से निकल जाएगा बिकॉज अल्फा इज द पॉजिटिव पार्टिकल, पर सर बीटा तो नेगेटिव पार्टिकल है, और वी नो दैट कि न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव पार्टिकल तो कैसे भी नहीं हो सकता सर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव पार्टिकल कहां से आया। तो अभी आप रुकिए, आपको आने वाले 2 या 3 लेक्चर के बाद इसका आंसर भी मिलेगा कि किस तरीके से बीटा पार्टिकल जो एक नेगेटिव पार्टिकल है
वो न्यूक्लियस से बाहर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कैसे पता लगा था कि इसके अंदर से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल जो निकलता है उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव और गामा रेडिएशंस के अंदर न्यूट्रल चार्ज होता है। तो इसको डिफाइन करने वाले साइंटिस्ट बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इस चीज के बारे में इन्वेंट किया कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और गामा के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये रेडिएशंस होते हैं। तो कैसे किया देखिए, इन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सोर्स लिया और यहां पर एक प्लस प्लेट लगा दी इस तरीके से और यहां पर एक माइनस प्लेट लगा दी, बैटरी से जोड़ दिया जिससे प्लस माइनस हो गई। क्लियर? और यहां पे इन्होंने क्या किया, इस प्लस प्लेट के ऊपर इन्होंने पॉलिश कर दी जिंक सल्फाइड की, ऐसे ही इसके ऊपर भी पॉलिश कर दी जिंक सल्फाइड की। और जिंक सल्फाइड एक ऐसा, रदरफोर्ड ने जिंक सल्फाइड को पहले भी यूज किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है जिस पर कोई भी एनर्जी पार्टिकल्स अगर पड़ता है तो वो चमकने लग जाता है। और इन्होंने एक स्क्रीन जो है बिल्कुल सामने रख दी जिसको बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ था और इस पे भी इन्होंने जिंक सल्फाइड की पॉलिश कर दी इस तरीके से। अब क्या हुआ कि इसमें से पार्टिकल निकले, तो कुछ पार्टिकल्स जो थे वो ऐसे गए, इधर मुड़ गए, इस तरीके से, और कुछ पार्टिकल्स जो थे वो इस तरीके से मुड़ गए। इनको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं। कुछ पार्टिकल्स इधर मुड़ गए और इन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल सीधे भी चले गए। सर पार्टिकल दिखे तो नहीं होंगे, हाँ बिल्कुल दिखे तो नहीं होंगे, लेकिन क्या है कि जैसे स्क्रीन चमक गई होगी तो पता लग गया होगा ना कि कोई पार्टिकल यहां पर आ गया है। तो जो पार्टिकल माइनस की तरफ गए थे उन पार्टिकल्स को इन्होंने अल्फा पार्टिकल नाम दिया। जो पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ गए थे उनको इन्होंने बीटा पार्टिकल नाम दिया और जो पार्टिकल सीधे गए थे, जो रेस सीधी गई थी, उनको इन्होंने गामा रेस का। तो इस तरीके से पता लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके इन्होंने पता लगाया कि अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और गामा के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगला अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स जो आपको मैंने समझाया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है यानी कि मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, कुछ अफेक्ट भी शो करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब हर सारी चीजें जो है वो इनकी किस तरीके की होती है, तो अपन उसकी बात करते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को आपको लिख दिया है पूरा, तो आप देखिएगा अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 2He4। कितना होता है बेटा? 2He4, यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर का इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका जो चार्ज होता है वो 2E होता है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। उसके बाद हम बात करें, इसका जो मास होता है वो होता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg, यानी कि अप्रोक्स 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास का, अप्रोक्स। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की पहली प्रॉपर्टीज के बारे में। एक्चुअल में देखिए आप एक चीज का बिल्कुल ध्यान रख लीजिए
अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद में रखनी है कि अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो बीटा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। बस अगर आप इतना याद रख लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका बहुत सारा काम जो है बहुत इजीली हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल जो है उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए, जिसका मास ज्यादा होता है उसकी स्पीड कम होती है। एक मोटा आदमी बहुत धीरे धीरे भागता है, जिसका मास ज्यादा होता है उसकी स्पीड कम होती है। और जिसकी स्पीड कम होती है, यानी कि जिसका मास ज्यादा होता है, वो किसी भी चीज को आयोनाइज अच्छी तरह कर सकता है। आयोनाइज का मतलब अच्छी तरह तोड़ सकता है। NaCl को Na+ और Cl- में जल्दी तोड़ सकता है। लेकिन जिसकी स्पीड भी कम होती है तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी कम होती है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है किसी चीज में से बिल्कुल क्रॉस कर जाने की जो कैपेसिटी होती है उसको अपन पेनिट्रेटिंग पावर बोलते हैं। बंदूक की गोली चली, मेरे हाथ से इधर होकर निकल गई, तो ये पेनिट्रेटिंग पावर है, अच्छी पेनिट्रेटिंग पावर है उसकी। एक गोली चली, नहीं चली, मैंने अपने हाथ से रोक दिया उस गोली को, तो इसका मतलब उस गोली की पेनिट्रेटिंग पावर कम है। तो इसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। अगर हिंदी में बात करूं तो बोलते हैं भेदने की क्षमता, किसी चीज को भेदने की क्षमता, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर। तो अब याद रखें, अल्फा पार्टिकल जो है उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा होता है और इसी आधार पर हम सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। देखिए, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट हो सकता है, डेविएट हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी दोनों साइड्स होती है, वो अपन पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स के अंदर। तो इसलिए अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ मुड़ जाएगा। अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है, उसकी जो रेंज है स्पीड की, वो लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है। अब लाइट की स्पीड देखिए 3 × 10⁸ होती है, जो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, अप्रोक्स 10-12 गुना ज्यादा है। इसकी स्पीड होती है 1.4 × 10⁷ मीटर पर सेकंड से 2.2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के बीच की। इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, जैसे कि रदरफोर्ड ने डिफाइन कर दिया था। आयोनाइज द गैस एटम्स, ये गैस एटम्स को आयोनाइज कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, लेकिन बीटा से 100 टाइम्स ज्यादा। क्यों? मास ज्यादा है। क्या ज्यादा है? मास ज्यादा है इसका। स्मॉल पेनिट्रेटिंग पावर, बिल्कुल होगी सर। क्यों होगी? क्योंकि स्पीड कम है, मास ज्यादा है और स्पीड कम है। और बीटा से कितनी कम होगी? कम से कम 100 गुना कम होगी बीटा से। अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, इसका मतलब एक एनर्जी पार्टिकल है। जितने भी एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं और ह्यूमन बॉडीज को बर्न कर सकता है। ह्यूमन बॉडीज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सारी जो चीजें हैं ये मैंने अल्फा पार्टिकल के लिए आपको पढ़ाई। अब देखना, मैं आपको इसी चीज को बीटा पार्टिकल में कन्वर्ट करता हूं। मैंने यहां पर अल्फा की जगह बीटा लिख देता हूं। अल्फा की जगह मैंने यहां पर बीटा कर दिया। 2He4 की जगह बीटा को रिप्रेजेंट करते हैं -1 बीटा 0 से, -1 बीटा 0 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन। इसका जो चार्ज है वो -e होता है और इसका जो रेस्ट मास है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। गेट डिफ्लेक्टेड बाय फील्ड्स, बिल्कुल, बिकॉज इट इज नेगेटिव पार्टिकल। स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल, अच्छा बीटा पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो अप्रोक्स 0.3, मैं लिख दूंगा 0.3 सी मतलब लाइट की स्पीड, मीटर पर सेकंड से करीब ये होती है 0.98 सी के बराबर। यानी कि सी के 0.3 टाइम्स इसकी स्पीड होती है, जो कि लाइट की स्पीड से कम है। क्लियर? 0 पॉइंट है तो लाइट की स्पीड से कम ही होगी ना। पॉजिटिव चार्ज की जगह इसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। आयोनाइज द गैस एटम्स, बिल्कुल, और 100 टाइम्स लेस देन अल्फा पार्टिकल। स्मॉल पेनिट्रेटिंग पावर की जगह मैं लिखूंगा लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर, बिकॉज 100 टाइम्स मोर देन अल्फा, क्योंकि इसकी स्पीड अच्छी होती है, मास कम होता है। अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट एंड बर्न्स ह्यूमन बॉडी, बाकी के सारे जो है वो सेम रहेंगे। तो अब वापस समझ लीजिए पूरा। बीटा पार्टिकल जो है उसका जो सिंबल होता है -1 बीटा 0 होता है,
चार्ज माइनस की होता है, रेस्ट मास 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। ये दोनों फील्ड द्वारा डिफ्लेक्ट होता है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल की बीटा पार्टिकल की जो स्पीड होती है, बीटा पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो अप्रोक्स 0.3 सी, यानी कि लाइट की स्पीड का 0.3 गुना होती है और 0.9 गुना तक जा सकती है। नेगेटिव चार्ज होता है, गैस एटम्स को आयोनाइज करता है, लेकिन मास कम होने की वजह से अल्फा पार्टिकल से अप्रोक्स 100 गुना कम होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर होती है क्योंकि इसकी स्पीड अच्छी होती है मास कम होने की वजह से। फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है और ह्यूमन बॉडीज को भी अफेक्ट करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशंस के बारे में। तो रेडिएशन जो है गामा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो रेस्ट मास है वो 0 होता है और इसका जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा होता है, यानी कि लाइट के जैसा होता है, यानी कि जो सनलाइट होती है उसके जैसा नेचर होता है। तो आप समझ जाइए, फोटोन अगर हम बात करें तो गामा को अपन फोटोन भी बोल सकते हैं, यानी कि इसका अपन नेचर बात करें तो इसका जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा इसका नेचर होता है और इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होता है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये किसी भी फील्ड द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो चार्ज ऑन द गामा रेडिएशंस। स्पीड अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो स्पीड है वो फोटोन की स्पीड के बराबर होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। रेस्ट मास अगर अपन इसका बात करें तो रेस्ट मास इसका 0 होता है। आयोनाइज द गैस बट फीबल, मतलब कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज भी कर सकता है, बट लेकिन इसका मास ना होने की वजह से बहुत कम, फीबल यानी कि केवल जब इतना कि महसूस किया जा सके, केवल इतना। हाई पेनिट्रेटिंग पावर बिकॉज इट्स स्पीड इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू अल्फा एंड बीटा। अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है और ह्यूमन बॉडीज पे किसी भी तरह का कोई भी अफेक्ट नहीं डालता है। ये आपका लेक्चर यहां पर फिनिश होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ रेडियो एक्टिविटीज के लॉस की बात करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छी तरह देखते रहिए।